नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के ऊपर उनकी पत्नियों ने झूठे केस दर्ज कर दिए हैं, उन्हें झूठे केसों में फंसा दिया है। कभी वो कोर्ट की तो कभी कचहरियों की, कभी पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है और उन पत्नियों के लिए भी नहीं है जिन्होंने सही रूप में अपने साथ गलत होते हुए देखा है, और जिन पत्नियों ने अपने पति के ऊपर सही मामले दर्ज किए हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लड़कों के ऊपर, जिन पतियों के ऊपर उनकी पत्नियों ने झूठे केस दर्ज किए हैं। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जिन पतियों के ऊपर उनकी पत्नियों ने झूठे केस दर्ज किए हैं वो किस तरीके से बच सकते हैं, वो किस तरीके से अपनी पत्नियों के साथ लड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें जो सबसे पहली चीज़ समझनी होगी वो ये समझनी होगी कि जब इस तरह के जो केस हैं, जब वो दर्ज किए जाते हैं लड़कियों द्वारा लड़कों के ऊपर, तो वो सिर्फ केवल और केवल पति के ऊपर नहीं होते, पति के परिवार के ऊपर भी होते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें समझनी होगी वो ये है कि ये जो केसेस हैं ये अलग अलग स्टेजेस से होकर के, अलग अलग रास्तों से होकर के गुजरते हैं, और अलग अलग रास्तों पर आपको अलग अलग तरीके से उस केस को अप्रोच करना होता है। अलग अलग तरीके से आपको एक्शंस लेने होते हैं और अलग अलग तरीके के आपको काम करने पड़ते हैं, जिस तरीके से आप जो है इन केसेस से बच सकते हैं या फिर इन केसेस को अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ वो है, बात जो सबसे ज़रूरी है वो है कि आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये लड़ाई झगड़ा जो है वो फिजिकल हार्म तक चला जाता है, मारपीट तक चला जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये मारपीट जो है पति द्वारा पत्नी के ऊपर होती है, पत्नी द्वारा भी पतियों के ऊपर बहुत मारपीट होती हैं, और पत्नियां भी जो हैं वो सास ससुर के ऊपर, कई बार भाई बहन के ऊपर, अगर छोटे भाई बहन हैं उनके ऊपर भी मारपीट करती हैं। तो ये बात वहाँ तक भी पहुँच जाती है। उससे अगला जो स्टेप होता है वो होता है पुलिस में एक जाली कंप्लेंट के द्वारा, एक झूठी कंप्लेंट जो है पुलिस में दर्ज करवाई जाती है, जिसे FIR के रूप में दर्ज कर लिया जाता है। और ये 498A भी हो सकता है, ये डाउरी भी हो सकता है, ये मारपीट भी हो सकता है, ये धमकी देना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कंप्लेंट में कोई भी एलिगेशन जो है वो पति या पति के परिवार के ऊपर लगाई जा सकती है। उसके बाद जो कई चीज़ होती है वो होती है मीडिएशन वीमेन सेल के अंदर। ये कई बार ऐसा भी होता है कि जो पुलिस द्वारा बनाया गया वीमेन सेल है उसके अंदर या तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है आपके केस को वो भेज देती है पुलिस में जो वीमेन सेल है उसके अंदर, या कई बार जो लड़की है वो खुद चली जाती है वीमेन सेल के अंदर। तो दोनों ही केस के अंदर आपको वहाँ पर भी जाना पड़ता है। उसके बाद का जो स्टेज आती है वो होती है जब ये केस वहाँ पे पूरी तरह से फेल हो चुका है, तो वहाँ से वो जाता है लोअर कोर्ट के अंदर। लोअर कोर्ट में जब वो केस चला जाता है तो वहाँ पर फिर कोर्ट कचहरी का काम शुरू हो जाता है। वहाँ पर बिल्कुल आपको अदालती तरीके से लड़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां पैरेलल जैसे जैसे ये सब कर रही होती हैं, इसके साथ साथ वो विमेन कमीशन में भी चली जाती हैं। विमेन कमीशन एक ऐसे अलग से एक दफ्तर बना हुआ है जहाँ पर औरतें जा सकती हैं, कंप्लेंट कर सकती हैं अपने पतियों के ऊपर, अपने पति के परिवार के ऊपर, तो वो सब वो करती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो कोर्ट कई बार आपको मीडिएशन में भेजेगा, कोर्ट के अंदर ही। तो कोर्ट के अंदर एक मीडिएशन सेल बना होता है, उस मीडिएशन सेल में पति पत्नी को भेजा जाता है समझौते के लिए। तो वहाँ पर भी कई बार भेजा जाता है, वहाँ पर भी आपको जाना पड़ सकता है। अगला जो स्टेप होता है वो जब ये सारी चीज़ें फेल हो गई हैं तो कई बार हो सकता है आपको हाई कोर्ट में जाना पड़े, या आपके ऊपर कुछ ऐसे फैसले लोअर कोर्ट से आ चुके हैं कि आपको उन फैसलों को चैलेंज करना पड़ जाता है हायर कोर्ट में। तो ये सब आपको करना पड़ता है, इसलिए हायर कोर्ट में भी जाना पड़ जाता है। और जो इसका आखिरी छोर है, इस लड़ाई का जो आखिरी एंड है ना, जहाँ पर ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है, वो होता है डिवोर्स केस। डिवोर्स केस के बाद ये जो लड़ाई है ये ख़त्म है। और डिवोर्स केस में जाते जाते ज़्यादातर यही है कि समय बर्बाद भी होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, सब कुछ होता है। लेकिन डाइवोर्स को आप ये समझिए कि इसका बिल्कुल आखिरी छोर है, आखिरी इसका एंड है ही डाइवोर्स है। आप कितना भी इसको टूटी हुई चीज़ को जोड़ने की कोशिश कर लीजिए, वो टूटी चीज़ कभी नहीं जुड़ती। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहेंगे, वापस दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहेंगे, तो आप ज़रूर कीजिए। उसके लिए मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर बात मारपीट तक पहुँच चुकी है, झूठे केस तक पहुँच चुकी है, अगर आपके माँ बाप तक को मारा जा रहा है, आपके भाई बहन तक को मारा जा रहा है, आपके ऊपर मर्डर जैसे झूठे आरोप तक लगाए जा रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे, तो उस तरह की जब चीज़ें होने लगे तो फिर आपको साथ नहीं रहना चाहिए, फिर आपको डिवोर्स की तरफ ही प्लान करना चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ आपको भुगतनी होगी और जो सबसे पहली चीज़ आपके साथ होगी वो होगी आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा या मारपीट होना। जैसे ही
कोई लड़की लड़के के ऊपर झूठा केस करना चाहती है तो जो सबसे पहली चीज़ वो करना चाहती है, वो लड़के को दबाना चाहती है, लड़के के ऊपर दबाव डालना चाहती है। अब लड़के के ऊपर वो दबाव कई तरीक़ों से डाल सकती है, और उस दबाव को डालने का के कई तरीक़ों में से एक तरीका जो होता है वो अपने पति के साथ रोज़मर्रा के जो है झगड़े करना होता है। दूसरा कारण ये सब करने का ये भी है कि लड़कियां ये चाहती हैं कि किसी भी तरीके से जो लड़का पक्ष है वो उसको गुस्सा आ जाए, लड़का पक्ष जो है वो गुस्से में, एग्रेशन में, एग्रेसिव होकर के मारपीट की तरफ बढ़ जाए, और किसी ना किसी तरीके से जो लड़का पक्ष है वो चाहे तो एक ही थप्पड़ लगा दे बस लड़की के ऊपर, सिर्फ एक छोटा सा थप्पड़ या धक्का या कोई भी ऐसी बात, कोई गाली गलौज, किसी तरीके से कुछ ऐसा कर दे कि लड़की को एक बहाना मिल जाए पुलिस में जा कर के कंप्लेंट को दर्ज करने का। कई बार लड़कियां ये भी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर फिर भी लड़का जो पक्ष है उसमें इस तरह की बात नहीं हो रही है, लड़का पक्ष ज़्यादा उस बात को तूल नहीं दे रहा है, उसके बाद फिर वो लड़की पक्ष जो है वो और तरीके से कोशिश करना शुरू कर देती है। और वो जब और तरीके किस तरीके के की तरफ जाते हैं, जैसे मारपीट की तरफ जाने लग जाते हैं, तो वो अपने पति के साथ मारपीट करने लग जाएंगी, पत्नी जो है वो पति के माँ बाप के ऊपर मारपीट करने लग जाएंगी, पति के भाई बहन तक को मारने लग जाएंगी। जब वो स्टेज आने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि ये इसने दिमाग में बिठा लिया है, इस लड़की ने अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लिया है कि ये जो लड़की है ये आपके खिलाफ कोई ना कोई कंप्लेंट करेगी ज़रूर। ये आपके साथ रहना नहीं चाहती, इसने पहले ही कुछ ना कुछ सोच लिया है, चाहे तो वो कारण पैसा है, चाहे तो वो कारण बॉयफ्रेंड है, चाहे वो कारण कुछ और है, जो भी कारण है, लेकिन वो जो पत्नी है वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रही है आपके साथ लड़ाई करने का और आपको इन सब चीज़ों में डालने का। अगर आपको ये लगने लगे कि वो खुद से अपने आप को हार्म करने लगी है, जैसे अपने आप को चोट पहुंचाने लगी है, स्क्रैच मारने लगी है कहीं, या कुछ ऐसी चीज़ें करने लगी हैं, अपने आप को किसी न किसी तरह से ज़ख्म देने लगी है, तो अगर आपको लगने लगे कि वो ये सब काम करने लगी है, अपने आप को शारीरिक पीड़ा देने लगी है, खुद से, आप नहीं कर रहे हैं, वो खुद से दे रही है, अगर आपको ऐसा दिखने लगे तो आप ये समझ जाइए कि अब ये पुलिस में जाएगी और पुलिस में जा करके आपको किसी ना किसी तरीके से फंसाएगी। तो आपको इस चीज़ों से लड़ने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो शांत रहिए, किसी भी तरीके से आप कोई भी वर्बल, कोई भी ज़बानी झगड़ा बिल्कुल ना कीजिए, गाली गलौज तो बिल्कुल भी मत दीजिए, हाथ उठाने के बारे में कभी ज़िंदगी में भी मत सोचिए। हाथ उठाना तो देखिए लड़कियों के ऊपर वैसे भी अच्छा नहीं होता, किसी भी लड़की के ऊपर क्या, लड़के के ऊपर भी मैं कहता हूँ हाथ नहीं उठाना चाहिए, हाथ उठाना वैसे ही अच्छा नहीं है। और आपको अगर वो किसी भी तरीके से प्रोवोक करे, किसी भी तरीके से गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, आपने कोशिश करनी है कि गुस्सा आपको ना आए, आप कुछ और बात सोचिए, कुछ भी करिए, पर किसी भी तरीके से आपने उस लड़ाई झगड़े को, गाली गलौज को वहीं के वहीं रोक देना है, होने नहीं देना। उसके बावजूद भी अगर ये हो रहा है तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, आप उसका सबूत इकट्ठा कीजिए। जैसे आपकी पत्नी आपके माँ बाप को मारने की कोशिश कर रही है, आपके भाई बहनों को मार रही है, आपको मार रही है, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा मार रही है, तो आप उसकी वीडियो बनाइए, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, उसकी फ़ोटो खींच के रखिए, उन सारी चीज़ों के आप अपने पास सबूत रखिए। अगर आपकी पत्नी आपसे पैसे ज़्यादा मांग रही है, आपको पैसे मांग के दबाव डाल रही है, या पत्नी जो पक्ष है वो पत्नी पक्ष आपके ऊपर पैसे का दबाव डाल रहा है, आपसे पैसे टाइम से, हर टाइम मतलब हर महीने या हर 15 दिन में, 10 दिन में, रोज़ आपसे पैसे मांग रहा हो, किसी तरीके का कोई दबाव डाल रहा हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बोल रहा हो, कोई दुकान खरीदने के लिए बोल रहा हो, कोई होटल खरीदने के लिए बोल रहा हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बोल रहा हो, किसी भी तरीके का दबाव अगर आपके ऊपर डाला जा रहा हो, तो उन सब चीज़ों का आप सबूत बना करके रखिए, ऑडियो रिकॉर्ड करके रखिए, टेलीफोन की रिकॉर्डिंग्स रखिए। अगर आपने अपनी पत्नी को कोई पैसा देना है या पत्नी पक्ष को कोई पैसा देना है तो वो पैसा हमेशा आप डिजिटल तरीके से दीजिए, यानी बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करके दीजिए। नहीं कर सकते हैं अगर आप वो, तो चेक काट के दीजिए। अगर चेक नहीं काट के दे सकते तो डिमांड ड्राफ्ट बना करके दीजिए, लेकिन कैश तो बिल्कुल भी मत दीजिए, किसी भी तरीके का कैश आप बिल्कुल भी मत दीजिए। तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप यहाँ पर तो थोड़ा बहुत आप फिर भी बच जाएंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर लड़की जो है वो पुलिस में कंप्लेंट कर देती है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है, तो आपके ऊपर जब वो ये एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आपको या तो टेलीफोन आता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, या आपको चिट्ठी भेजी जाती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा, ये पेशी आपकी लगती है और उस पेशी में आपको पेश होना होता है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको बहुत लोग गलत सलाहें देंगे, लेकिन मैं आपको एक अच्छी सलाह यही दूंगा कि आपके पास जैसे ही पेशी के बारे में कोई इंटीमेशन आता है, आपको बताया जाता है कि आपको इस पेशी में आना है, आपको उस पेशी में ज़रूर जाना है, आपको वो पेशी अवॉइड नहीं करनी है। पुलिस स्टेशन की पेशी को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए।
उससे डरिए बिल्कुल भी मत, डरने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल इतने सारे प्रोटेक्शन हो चुकी है कि आपको उसके बाद अब पुलिस जो ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं कर सकती। आप कुछ भी करिए पर आप उस पेशी को अवॉइड मत करिए। देखिए, डर लगना बहुत ही ज़्यादा एक आम बात है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जो आपका जो दिमाग है वो अपने आप सोच लेगा और आपको एक डर पैदा करेगा, लेकिन आपको उस डर से लड़ना है, आपको डरना नहीं है, आपको वहाँ जाना है। क्योंकि अगर आप पुलिस में पेश नहीं होंगे तब पुलिस क्या करेगी, आपके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर देगी और फिर आपको फंसा दिया जाएगा बहुत ही बुरे तरीके से। तो इसलिए आप इस चक्कर में मत पड़िए, आप पुलिस की पेशी को अटेंड जरूर करिए। सबसे पहले अपने दिमाग को ठंडा रखिए। जैसे ही वहाँ जाते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, और जो FIR आपके ऊपर हुई है उस FIR की कॉपी मांगनी है। पहली पेशी में आपने यही काम करना है। पहली पेशी में आपने एक लिखित एप्लीकेशन लेकर के जानी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के नाम से। आपने लिखना है उसमें कि मुझे मेरे ऊपर जो FIR की गई है उसकी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। याद रखिए, सर्टिफाइड कॉपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी शब्द है यहाँ पे। आप कहिए मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, मुझे स्टैंप लगा करके इसकी फ़ोटोकॉपी कीजिए और मुझे स्टैंप लगा करके प्रदान कीजिए। और ये प्रदान करना सरकारी ऑफिस की ड्यूटी है, यानी कि वो पुलिस स्टेशन की ड्यूटी है। इस काम के लिए पुलिस स्टेशन आपसे पैसे भी नहीं ले सकता। तो आप कोई पैसा मत दीजिए, सिर्फ एक एप्लीकेशन दीजिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी मेरे को प्रदान करें, और वो सर्टिफाइड कॉपी आप उनसे लीजिए। वो सर्टिफाइड कॉपी ले करके अगली पेशी में आपने क्या करना है, वो आप सर्टिफाइड कॉपी लेकर के आए, उस सारी कॉपी को अच्छे से पढ़ो कि आपके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए हैं। उन सभी इल्ज़ामों की लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद आपके पास जितने भी सबूत हैं जो आपको सच्चा साबित करते हैं, चाहे वो फ़ोटो है, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, चाहे वो बैंक के ट्रांसफ़र के कागजात हैं, चाहे वो रजिस्ट्री, अगर आपने कोई ज़मीन खरीद के दी है अपने पत्नी को उसके कागजात हैं, चाहे किसी भी तरीके से अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको, या कोई ईमेल भी है अगर आपके पास, अगर आपस में कोई ईमेल हुई है उसमें भी कोई आपके पास सबूत है, किसी भी तरीके का कोई भी सबूत जो आपको सच्चा साबित कर रहा है, आपने वो सबूत अपनी जवाब में लगाना है। यानी कि आपने क्या करना है, आपने कंप्लेंट ली, कंप्लेंट की कॉपी को पढ़ा, आपने इल्ज़ामों की लिस्ट बनाई और उन सभी इल्ज़ामों के ऊपर आपने एक अपना जवाब बनाना है, लिखित जवाब, ज़बानी कोई जवाब नहीं, लिखित जवाब बनाना है। उसके साथ ये सबूतों की कॉपीज़ जितनी भी मैंने आपको बताई उसकी फ़ोटो कॉपी लगानी है। ओरिजिनल नहीं लगाने, फ़ोटो कॉपी लगानी है, लेकिन फ़ोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना है, खुद से अटेस्ट करके साथ में लगाना है। और वो रिप्लाई आपने अपनी अगली पेशी में जा करके वो रिप्लाई को फाइल करना है। रिप्लाई को फाइल करने का मतलब है कि रिप्लाई को अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देना है, और उसकी अपने रिप्लाई की एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास भी रखिए। और जैसे ही आप वो रिप्लाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देते हैं अगली पेशी में, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बोलिए कि मेरे पास जो ये मेरी फ़ोटोकॉपी है इस रिप्लाई की, इस फ़ोटोकॉपी पे आप मुझे रिसीविंग दीजिए। तो रिसीविंग में क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये लिख के देगा कि मैंने आपकी जो कंप्लेंट थी उस कंप्लेंट के ऊपर आपसे एक रिप्लाई मांगा था जो आपने मुझे प्रदान कर दिया है। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे दो बातें साबित होती हैं। एक कि आपने वो पेशी अटेंड करी थी, आप वहाँ गए थे। दूसरी बात ये कि आपने पेशी में जो भी जवाब है वो लिख के दे दिया है। आपने कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी बातचीत वर्बल बिल्कुल नहीं करनी, ज़बानी किसी चीज़ को हाँ नहीं करना। जो भी चीज़ आपने करनी है वो लिखित रूप में ही देनी है, और जो भी आप लिखित में जवाब देते हो उस जवाब के आपने रिसीविंग ज़रूर लेनी है। बिना रिसीविंग के जवाब नहीं देना, क्योंकि कई बार क्या होता है, बाद में लोग मुकर जाते हैं कि हमें जवाब नहीं दिया था इन्होंने। तो आप जब रिसीविंग ले लेते हैं तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि मैंने जवाब दिया था, क्योंकि ये मामला जो है वो पुलिस के बाद कोर्ट में ही जाता है। फिर वो पुलिस वाले क्या करेंगे, आपके साथ मीडिएशन करवाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए वो आपको क्या करेंगे, वीमेन सेल में भेजेंगे। वीमेन सेल एक पुलिस द्वारा क्रिएटेड एक ऐसा सेल है जहाँ पर औरतों और बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बना था, और उसके ऊपर ही फिर वीमेन सेल को बनाया गया था। यहाँ पे लड़की अपने आप भी जा सकती है कंप्लेंट करने, या पुलिस में अगर आपका कोई FIR ऑलरेडी चल रही है वो उसको पुलिस वाले भी भेज सकते हैं मीडिएशन सेल में। तो इस सेल के अंदर, इस वुमेन सेल के अंदर क्या होता है, इस वुमेन सेल के अंदर भी पुलिस वाले ही बैठते हैं, सेम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, सेम वही सारा प्रोसेस होता है, सेम वही इल्ज़ाम लगते हैं, सब कुछ वैसा ही होता है। लेकिन जो सबसे अलग चीज़ जो यहाँ पर होने वाली है वो ये है कि आप इसकी पेशी को, एक आधी पेशी को बीच में आप अटेंड ना भी करें तो चल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसकी पेशी को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आप एक एप्लीकेशन ज़रूर दीजिए। वो एप्लीकेशन को इनके ऑफिस में सबमिट कराइए, वहाँ पर इनको बताइए
कि मैं इस पेशी में नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, या मेरे माँ बाप बीमार हैं, या मेरे भाई बहन बीमार हैं, या मुझे फलाना काम है, जो भी आपका रीज़न है, जो भी आपका कारण है जिसकी वजह से आप ये पेशी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो बताना है कि ये मेरा कारण है, इस वजह से मैं पेशी को अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप एक आधी पेशी में नहीं जा पाते हैं तो चल जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर भी सभी पेशियों में जाएं, सारी पेशियाँ अटेंड कीजिए। अगर इस सेल के अंदर आपके साथ कोई मीडिएशन हो रही है, पति और पत्नी के बीच में कोई मीडिएशन हो रही है, कोशिश कराई जा रही है सुलह सफाई की, और अगर आपको लग रहा है कि सुलह होने के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, तो आप बेशक रहिए, लेकिन एक एग्रीमेंट ज़रूर बनाइए। उस एग्रीमेंट पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखिए कि ये बातचीत है, इन बातों के ऊपर हमारा फैसला हुआ है और इन बातों के ऊपर हम दोनों साथ में रहने के लिए तैयार हैं, और उसके ये कंडीशंस हैं। उसको एग्रीमेंट पे अच्छे से लिखिए, दोनों पति पत्नी वहाँ साइन कीजिए, वहाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से साइन करवाइए, और वहाँ जो इंचार्ज होता है वीमेन सेल का उससे भी साइन करवाइए। ACP लेवल का इंचार्ज होता है वीमेन सेल का, तो उससे भी आपने साइन करवाने हैं, तो वो आपका एक प्रूफ बन जाता है। अगर मान लीजिए पत्नी उसके बाद भी आपको तंग करे, तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि हमारा फैसला हो चुका था, उसके बाद भी मेरी पत्नी ने मुझे तंग किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा फैसला नहीं होने वाला, मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहने वाला, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अपनी पत्नी के साथ रह पाऊंगा, तो आपने तलाक के बारे में ही सोचना है और बात तलाक के बारे में ही करनी है। पहले दिन से आप बता दीजिए कि मुझे तलाक लेना है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि इसने मेरे ऊपर झूठा केस किया, मेरे माँ बाप को मारपीट करी, मेरे साथ मारपीट करी, गाली गलौज की, या जो भी कारण है आपका, वो कारण भी आप क्लियरली बता दीजिए कि ये कारण है, इस वजह से मैं इसके साथ नहीं रह पा रहा हूँ, और ये भी लिखित रूप में, ज़बानी नहीं, ये आप कीजिए। और जैसे ही अगर आपकी मीडिएशन की बात होती है तो वहाँ पर ज़्यादातर बात पैसों की ही होती है कि कितने पैसों पर आपका तलाक होगा। तो पैसे की अगर बात यहाँ पर हो रही है तो कोशिश कीजिए कि अपने पैसों पे, अपनी रेंज पे उसको लेकर के आइए। फैसला हो रहा है तो हो दे दीजिए, और अगर वो फैसला हो जा रहा है, तलाक आपको तलाक लेने के लिए वो भी तैयार है, तो तब भी आपने रिटर्न एग्रीमेंट बनाना है, ज़बानी नहीं, रिटर्न एग्रीमेंट बनाना है। उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखनी है कि फ़लानी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंतर्गत मैं और मेरी पत्नी जो है तलाक लेने को तैयार हैं, इतने पैसे मैं अपनी पत्नी को दे रहा हूँ, ये पैसे जो है ये इसकी पूरी मेंटेनेंस है, और इसके अलावा मुझसे ये और कुछ नहीं मांगेगी, और इसने मेरे ऊपर जितने भी केस किए हैं, जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं, जितने भी कंप्लेंट्स किए हैं, ये सारी की सारी कंप्लेंट्स को वापस लेगी, और हम लोअर कोर्ट में जो है अपना डिवोर्स डाल रहे हैं म्यूचुअल में। तो ये तरीका है इसमें निकलने का। यहाँ पर भी आपने किसी भी स्टेटमेंट्स के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर ज़बरदस्ती हाँ नहीं करनी। अगर आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है किसी चीज़ को हाँ कराने के लिए, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है साइन करने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है हाँ करने की। आप सीधा कहिए कि मैं अपना जवाब अलग से दूंगा, लिख के दूंगा, अलग से दूंगा, मैं इधर उधर साइन नहीं करने वाला। इसके बाद क्या होता है कि जब आपका ये सारी चीज़ें फेल हो गई हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई भी फैसला नहीं हो पाया है, तो पुलिस वाले इस कंप्लेंट को, इस FIR को अदालत में पेश करते हैं। जैसे ही ये FIR अदालत में पेश हो जाती है, कोर्ट कचहरियों का चक्कर जो है वो शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप कोर्ट कचहरी में पहुंचते हैं, सबसे पहली चीज़, एक अच्छा वकील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो वकील के हाथ में हैं। अगर आप एक अच्छा वकील कर रहे हैं तो वो आपका केस स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है, और वकील ही ऐसा है जो आपके केस को वीक बना सकता है। तो आप एक पहले अच्छा वकील ढूंढिए, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करिए, पता करिए लोगों से। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी हैं जो आदमियों की मदद कर रही हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लीजिए। अच्छा वकील को लोकेट कीजिए, उससे बात करिए, सारी बातें जो है वो केस के अंदर आप अच्छे से लिखिए, पहले दिन से डिटेल में सारे केस को लिखिए। जो चीज़ आपके साथ हुई, जैसे हुई, जिस क्रम में हुई, बिल्कुल वैसे लिखिए। जिस दिन आपके साथ जो हुआ, मान लीजिए आज के दिन आपके साथ मारपीट हुई, तो आपने केस में भी ऐसे लिखना है कि फ़लानी तारीख को फ़लाने दिन मेरे साथ मारपीट हुई। उसके बाद अगर आपकी पत्नी से आपसे पैसे मांगे, तो आप वो लिखिए कि मुझसे पैसे मांगे, मेरी पत्नी ने मुझसे पैसे मांगे, मैंने अपनी पत्नी को फ़लानी तारीख को पैसे दिए, उसका सबूत लगा दीजिए साथ में कि ये बैंक का ट्रांसफ़र है, ये फ़लानी चीज़ है। तो इस तरीके से आप जब अपने सारे सबूतों को पहले दिन से ही अपने केस के साथ लगा देंगे, अपने जवाब को पूरे का पूरा डिटेल में बनाएंगे कि किस दिन आपके साथ क्या हुआ था, किस क्रम में हुआ था, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो आपको बहुत मजबूत पोजीशन में ला करके खड़ा कर देता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप जैसे पुलिस में जब जाते हैं तब भी आप अच्छे डिटेल में लिखिए, वहाँ पर भी सबूत लगाइए। वो मैंने इसलिए भी कहा था क्योंकि वो पुलिस की सारी जो
आपने रिप्लाई दिए हैं उसकी सारी जो कॉपीज़ हैं वो इस केस में भी लगेंगी। तो क्योंकि आप पहले ही सारे सबूत दे चुके होंगे, वो सबूत फिर से एज इट इज़ इस केस में भी लग जाएंगे। आपको अलग से सबूत इकट्ठे करने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। वो आपका जो समय है वो बच जाएगा, और वो जो सारा समय है वो केस को अच्छा बनाने में और अच्छा वकील ढूंढने में आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इन केसेस में बहुत ज़्यादा होती है, वो ये है कि कई बार वकील क्या करते हैं, वकील पेशियाँ मिस कर देते हैं। वकील खुद से पेशी में पेश नहीं होते, मिस कर देते हैं, या अपना कोई जूनियर भेज देते हैं, और वो क्या करते हैं, एग्जाम्पशन लेते रहते हैं कोर्ट से। ये चीज़ अगर बार बार की जाए तो ये बहुत बुरी होने लग जाती है, ये जज के ऊपर एक बुरा इंप्रेशन डालती है। तो अपने वकील को ये ज़रूर समझाइए कि अगर वो 1 या 2 पेशी में नहीं जा पा रहा है तो कोई बात नहीं, पर आप चले जाइए उन पेशियों में। लेकिन अपने वकील से समझ के रखिए वो कौन सी पेशी में जा पा रहा है, कौन सी पेशी में नहीं जा पा रहा है। जिस पेशी में वो नहीं जा पा रहा है तो क्यों नहीं जा पा रहा है, और अगर वो नहीं जा पा रहा है तो क्या आप जा सकते हैं उसकी जगह, या किसी जूनियर वकील के साथ मान लीजिए आप चले गए। तो उस तरीके से आप उसको मैनेज कीजिए, कोशिश कीजिए कि वहाँ जो कि कोर्ट की जो पेशियाँ हैं उसको खाली ना जाने दिया जाए। हर पेशी में आप मौजूद हों या आपका वकील ज़रूर मौजूद हो। और आपने क्योंकि सारा का सारा जवाब लिखित दिया हुआ है, पहले से लिखित दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा मेहनत इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हर पेशी में वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ पर जितनी भी बातें होती हैं, कोर्ट के अंदर जो भी बात होगी वो वैसे ही लिखी जाएगी, चाहे वो पत्नी द्वारा होगी या पति द्वारा होगी। वो दोनों के द्वारा जो भी बात होगी, जो भी एलिगेशन होगा वो लिखा ही जाएगा। इसलिए उसके चक्कर में आप मत पड़िए कि वहाँ पर क्या होने वाला है। अपने सबूत पक्के रखिए, जहाँ पर हो सके सबूत पहले दिन से लगा दीजिए। कई बार क्या होता है कि कोर्ट जो है, जब वो ये देखता है कि पति पत्नी के बीच में कोई सुलह नहीं हो पा रही है, पति पत्नियों का जो केस है बहुत लंबा खिंच गया है, जो कि इन मामलों में बहुत आम बात है। इन मामलों में 3 साल से लेकर के 10-12 साल तक भी केस चलते हैं। तो जब ये मामला इतना ज़्यादा खींचने लग जाता है, जब उसके 2-3 साल होने लग जाते हैं, तो जज भी जो है ना, वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों आपस में बात ही नहीं करते, ये सुलह करने की कोशिश ही नहीं करते। तो उस एक कोशिश को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए कई बार जो जजेस हैं वो खुद भी आपको मीडिएशन में डालते हैं। लेकिन पत्नियां क्या करती हैं, कई बार साथ में इतने सारे केसेस चल रहे हैं, उसके साथ में वो आपके ऊपर एक महिला आयोग के अंदर भी शिकायत दर्ज कर देती हैं, क्योंकि उनको ये लगने लग जाता है कि कोर्ट तक भी आते आते कुछ खास मुझे मिला नहीं है, कोर्ट तक आते आते मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं। क्योंकि लड़कियों को पहले ये समझा दिया जाता है कि तुम केस कर दो, पैसा तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। असल ज़िंदगी में समय उसका भी बर्बाद होता है, समय आपका भी बर्बाद होता है। तो वो क्या करती हैं, आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव डालने के लिए, एक और दबाव डालने के लिए वीमेन कमीशन के अंदर, महिला आयोग के अंदर आपके ऊपर केस दर्ज कर देती हैं। महिला आयोग में भी सेम कंप्लेंट है, सेम ही उसके कंटेंट्स हैं, सेम ही बात है, सेम ही इल्ज़ाम है। यहाँ पर भी आपने क्या करना है, पहले दिन जाना है पहली पेशी में, इनसे आपने जो आपके ऊपर कंप्लेंट की गई है उसकी कॉपी मांगनी है। कॉपी कैसे मांगनी है, सर्टिफाइड कॉपी मांगनी है। उसके बाद अगली पेशी में आपने क्या करना है, लिखित जवाब देना है, ज़बानी जवाब नहीं देना है, लिखित जवाब देना है। सारे के सारे जो भी सबूत हैं आपके पास, वो सारे के सारे सबूत लगा देने हैं। सबूत लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप सबूत लगा देते हैं तो विमेन कमीशन में जो लोग बैठते हैं वो आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने सबूत लगा दिए हैं। लड़की के पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास सबूत है, आपके पास बात जो है मजबूत है, तो वो जो विमेन कमीशन वाले हैं वो आपको दबाव नहीं डालेंगे, आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप किसी चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट पे साइन करो या किसी एग्रीमेंट पे हाँ करो। तो वो सब करना जो है वो आपके हाथ में हो जाता है। एक चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए, डरना आपको बिल्कुल नहीं है, किसी के प्रेशर के अंदर आकर के कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कभी भी अगर आपको कोई दबाव डाल रहा है एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए, तो साइन बिल्कुल नहीं करना, एग्रीमेंट के ऊपर हाँ नहीं करनी जब तक कि आप खुद नहीं चाहते। अगर आपका खुद का मन है एग्रीमेंट पे हाँ करने का, अगर आपका खुद का मन है सुलह सफाई करके अपने पत्नी के साथ रहने का, तो आप शौक से रहिए। अगर आपका नहीं मन है, अगर आप नहीं रहना चाहते, तो आप अलग होना चाहते, तो उसके बारे में बात कीजिए। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिए, कोई भी एग्रीमेंट अगर आप करते हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप करते हैं, तो वो रिटन कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए, वो एग्रीमेंट के ऊपर होनी चाहिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से मेंशन होनी चाहिए। साइन आप भी करेंगे, आपकी पत्नी भी करेगी, वीमेन कमीशन के लोग भी करेंगे,
और आपके विटनेस भी करेंगे। विटनेस में आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार भी हो सकते हैं। और यही सेम जो है पत्नी के साथ भी है। पत्नी के रिश्तेदार, पत्नी के भाई बहन, पत्नी के माँ बाप में से कोई भी विटनेस हो सकता है। लेकिन आपने एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ तब करना है अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई मजबूरी नहीं है, यहाँ पर कोई भी आपको कुछ करने वाला है नहीं। पेशियाँ लगेंगी, 2 या 4 पेशियाँ लगती हैं, इससे ज़्यादा पेशियाँ भी नहीं लगती। अगर इनको लगता है कि ये आपस में नहीं सुलह कर पा रहे हैं तो केस वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि जब आप कोर्ट में जाते हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट है, चाहे वो हायर कोर्ट है, आप कहीं पे भी चले जाएं, बहुत से ऐसे मामले हैं जहाँ पर आपको हायर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। लेकिन आप कहीं पे भी जाएं, जो मेन चीज़ है, अगर आपने पहले ही अपना जवाब अच्छे से लिख के दिया हुआ था, चाहे वो पुलिस थी, चाहे वो विमेन कमीशन था, चाहे वो विमेन सेल था, अगर आपने सब जगह पे लिखित में ही जवाब दिया है और अपने सबूत पहले दिन से ही लगाए हुए हैं, तो आपको कोई टच नहीं कर सकता, आपको कोई ज़बरदस्ती दबा नहीं सकता। अगर आपने कुछ वाकई में ही गलत किया है तभी आपको सज़ा मिलेगी, अदरवाइज़ आपको सज़ा भी नहीं मिलेगी। तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपको बिना बात के सज़ा मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो यहाँ पर भी एक ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको जब कोर्ट भेजती है मीडिएशन के लिए, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी एक मीडिएशन सेल होता है, कोर्ट भी कई बार मीडिएशन सेल में भेज देती है, वहाँ कोशिश करती है कि सुलह सफाई हो जाए, पति पत्नी रहने लग जाएं। तो वहाँ पर भी आप जाइए, कोर्ट के मीडिएशन सेल को भी आप अटेंड कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप कोर्ट के मीडिएशन सेल में जितना ज़्यादा जा सकें उतना जाएं। आप अपनी बात को निष्पक्ष तरीके से और साफ रूप में बता दीजिए। आप रहना चाहते हैं तो भी, अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो भी, आप फैसला करना चाहते हैं तो आप कितने पैसे पे फैसला करना चाहते हैं, आप कितनी एलिमिनी देना चाहते हैं। ये चीज़ को तो आप ध्यान में रखिए कि एलिमिनी आपको देनी ही हो पड़ेगी, पत्नी को भी, और अगर बच्चे हुए हैं तो बच्चों को भी। तो इस चीज़ों से तो आप डिनाई नहीं कर सकते, कोर्ट भी आपके ऊपर एलिमिनी लगाएगा ही लगाएगा। अगर आप मामले को 10-12 साल खींच भी लेंगे, 10-12 साल लड़ भी लेंगे, तो भी कोर्ट जो है वो आपके ऊपर एलिमिनी तो ज़रूर लगाएगा। तो अगर आपको मीडिएशन में, अगर जब कोर्ट भी भेजता है या पुलिस में भी जाते, कहीं पे भी आप जा रहे हो, मीडिएशन में अगर आपको लगता है कि आपका फैसला आपके पैसों के अनुसार ही हो रहा है, जितना पैसा आप देना चाहते हैं उसके अंदर आ रहा है, और आप फैसला करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन लिखित रूप में कीजिए, एग्रीमेंट पे कीजिए। जब कोर्ट भी भेजती है मीडिएशन के लिए, वहाँ पे भी लिखित रूप में ही कीजिए, अपने सारे जवाब लिखित रूप में दीजिए। क्योंकि ये जो भी आप जवाब लिखित रूप में दे रहे हैं, वो सारे के सारे जो जवाब हैं वो कोर्ट में दोबारा जाएंगे वापस। अगर ये चीज़ें सब फेल होगी तो दोबारा कोर्ट में ही जाएगा सब कुछ। तो आप सब कुछ लिख के दीजिए, अपने सारे सबूत साथ में लगा के दीजिए, यही आपको बचाने वाला है। घूमती जो बात है, जो असली जो बात है, चाहे वो घूम के आए चाहे वो सीधी आए, वो बात यही आएगी कि आप घूम फिर के आएंगे डाइवोर्स के ऊपर ही। आप 50 साल भी लड़ाई करेंगे, उसके बाद भी डाइवोर्स पे ही आएगी बात। क्योंकि कोर्ट भी जो है वो आपके मामले को ऐसे नहीं लटकाता रहेगा। कोर्ट भी आपको अल्टीमेटली बाद में यही कहेगा कि डिवोर्स ले लो। तो जब आपको डिवोर्स पे बात चली जाती है, जब फाइनल तलाक पे बात चली जाती है, तो आपने क्या करना है, सेम वही, अपने केस को डिटेल में लिखना है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सारे लगाने हैं, सबूत सारे लगाने हैं। अपने सारे जितने भी आपके ऊपर कंप्लेंट्स आज तक आपकी पत्नी ने करी हैं, उन सारी कंप्लेंट्स की डिटेल लगानी है। आपके दोनों के बीच में जो सेटलमेंट हुई है, जो अग्रीमेंट हुआ है, जितने पैसे पर वो अग्रीमेंट हुआ है, वो सारी बात आपने लिख के रखनी है, एग्रीमेंट साथ में लगाना है कोर्ट में। अगर कोई बच्चे हैं आपके, तो उसकी कस्टडी का क्या होगा, किसके पास बच्चा रहेगा, ठीक है। आपने अपने बच्चे के भी एलिमिनी कितनी दी है, अपनी वाइफ की एलिमिनी कितनी दी है, वो सारा कुछ आप उस अग्रीमेंट में लिखिए। अगर आपकी एलिमिनी डिसाइड हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है, पहले लिख दीजिए। अगर नहीं हुई है तो फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगी। उसी तरह से अगर बच्चे की कस्टडी को आप प्यार से डिसाइड कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्यार से नहीं डिसाइड कर पाएंगे अगर आप प्यार से नहीं डिसाइड कर पाएंगे तो कोर्ट डिसाइड करेगा आपके लिए। तो जितने भी मैंने आपको बातें बताई हैं, जिसमें मैंने आपको कहा है कि कोर्ट डिसाइड करेगा, वो बात को मुझे बताने का कारण यही है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कितना भी मामले को खींच लीजिए, लड़ाई अल्टीमेटली डिवोर्स तक ही जानी है। और जब आपको पता है कि घूम फिर के डिवोर्स ही लेना है, तो अगर आप पहले ही ले लेंगे तो आप अपना समय भी बचाएंगे, अपनी भागदौड़ भी बचाएंगे, अपना पैसा भी बचाएंगे। और वो पैसा जो आप बचाएंगे वो आपने वैसे भी एलिमिनी में तो थोड़ा बहुत तो देना ही है, तो वो वहाँ काम आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि पत्नी आपको 4-5 केसेस में फंसाएगी,
उन 4-5 केसेस में आपको पुलिस में भी जाना होगा, वीमेन सेल भी जाना होगा, वीमेन कमीशन भी जाना होगा, आपको लोअर कोर्ट में भी जाना होगा, आपको हायर कोर्ट में भी जाना होगा, आपको बेल भी लेनी होगी। तो आपको हर तरीके का जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। अदरवाइज ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप बच सकते हैं और अपने आप को वहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी मेरी आप सबके लिए अपने दिल की गहराइयों से मैं यही कहूँगा कि मैं आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी जो भी लड़ाई है, जो भी आपकी झगड़ा है, वो या तो सुलझ जाए, आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, यही मेरी सोच है। लेकिन अगर नहीं रह पा रहे हैं तो एक दूसरे के साथ वो भी आप प्यार से अलग हो जाएं। एक दूसरे को खींचने का, एक दूसरे के साथ लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। समय दोनों का बर्बाद होने वाला है, पैसा दोनों का बर्बाद होने वाला है। और अगर पत्नियों को भी ये लग रहा है कि हम पति से बहुत ज़्यादा पैसा खींच लेंगी, अगर हम उनको अलग अलग केस में फंसा देंगी तो बहुत मज़ा आ जाएगा, पति दब जाएगा, उससे हम बहुत ज़्यादा पैसा निकलवा लेंगे, तो ये उनकी गलत सोच है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने अलग भी होना है, प्यार से अलग हो जाओ। थोड़े बहुत जो पैसे आपको चाहिए वो प्यार से मांग लो और प्यार से ही अलग हो जाओ। एक दूसरे को तंग मत करो। मैं तो यही बताऊंगा आपसे, यही कहूँगा। मेरा तो यही कहना है कि एक दूसरे के साथ आप प्यार से अगर अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ प्यार से आप अपने झगड़े को सुलझा लेंगे, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वो आपको बचाएगा भी आगे के लिए। आपकी ज़िंदगी भी बच जाएगी, आपका समय भी बच जाएगा, आपकी एनर्जी भी बच जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने झगड़े को सुलझा लेंगे और मेरी इस वीडियो के बाद शायद आपका कुछ थोड़ा बहुत भला हो, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे धन्यवाद लेता हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, धन्यवाद लेता हूँ आपसे। और ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं आपसे विदा लेता हूँ, विदा लेते लेते साथ में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप अपने केस को लिखित रूप में बनाएंगे, अपने जवाब को लिखित रूप में बनाएंगे, और अगर आप अपने सबूत पहले दिन से लगाएंगे तो आप बच पाएंगे। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मैंने अपने लिंक यहाँ पे डाल दिए हैं अलग अलग अकाउंट्स के, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के। आप QR कोड को स्कैन करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझसे सवाल पूछना चाहें तो यही 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। यूट्यूब के ऊपर कई बार बहुत ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर ट्विटर पे मुझे फॉलो करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उस पर मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से जवाब दे पाऊँगा, या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, जो भी आपको सूट करता है। लेकिन मैं कभी आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब कहने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने जो ये वीडियोस बनाई हैं, मैंने जो ये चैनल बनाए है, पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया है। ये आप लोगों के भले के लिए बनाया है, और उसके साथ साथ अपने हिमाचल प्रदेश के भले के लिए बनाया है। तो अगर आप इसे शेयर करना चाहें, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें, अगर लाइक करना चाहें तो ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई मजबूरी नहीं है।